हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंट की भारत की जो प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के जो भाषण है वहाँ पे मेंशन किया था कि भारत ने जो इथानॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के साथ जो मिक्स करने में 10% की जो टारगेट उसको अचीव कर लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इथानॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। इथानॉल ब्लेंडिंग है क्या एक्चुअली, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इथानॉल ब्लेंडिंग की यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है, क्या क्या चैलेंजेस आगे आने आ सकती है यहाँ पे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मेनली देखिए इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री ने जो अपने इंडिपेंडेंस डे के जो स्पीच है उस दौरान मेंशन किया है कि भारत ने 10% शुगर कैन एक्सट्रैक्टेड इथेनॉल जो है पेट्रोल के साथ मिक्स करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है उसको जो है हासिल कर लिया है शेड्यूल से पहले। तो ये जो भारत के जो 76 इंडिपेंडेंस डे के दौरान उनकी जो स्पीच थी, तो वहां पे उन्होंने मेंशन किया था कि भारत को एनर्जी सेक्टर में भी सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए यहाँ पे। तो सेल्फ रिलायंस या फिर सेल्फ सफिशिएंट अगर एनर्जी सेक्टर पे होनी है तो यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग पे फोकस करना ही होगा। तो देखिए 2021 के नीति आयोग के एक रिपोर्ट के मुताबिक, तो नीति आयोग के इस रिपोर्ट में बोला था कि नेट पेट्रोल, मैं सिर्फ यहाँ पे पेट्रोल बात कर रहा हूँ, तो पेट्रोल की जो इंपोर्ट भारत करती है यहाँ पे, तो उसमें लगभग जो है 2020-21, तो उसमें भारत ने लगभग 185 मिलियन टन पेट्रोल जो है उसको इंपोर्ट किया था, और जिसकी कॉस्ट थी लगभग 55 बिलियन यूएस डॉलर। तो अगर 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग को कर दिया गया तो भारत जो है हर साल जो है लगभग 4 बिलियन यूएस डॉलर को सेव कर सकती है। बाकी के तो खर्चे होंगे, लगभग आप मान लीजिए कि 50 बिलियन यूएस डॉलर तो खर्चा होगा ही, लेकिन उनमें से 4 बिलियन यूएस डॉलर भारत बचा सकती है, जो कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये इथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग यहाँ पे बात किया जा रहा है स्पेशली पेट्रोल के साथ, यानी कि पेट्रोल के साथ टेक्निकली जो इथेनॉल को मिक्स किया गया, यानी कि 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग, जिसको हम E10 भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1 लीटर पेट्रोल में टेक्निकली उसमें जो है उसमें जो है 100 ml इथेनॉल मिक्स किए जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने खुद से जो है इथेनॉल को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया और पेट्रोल के साथ मिक्स करके आपने गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे आपको इंजन को नुकसान पहुंच सकता है। इसके लिए इंजन में कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होना पड़ती है, और यहाँ पे कुछ कुछ और भी चीजें ब्लेंडिंग के साथ जो है टेक्निकली मिक्स करनी पड़ेगी। इसको जो है आप खुद से नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो इथेनॉल बेसिकली क्या है, एक एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट है जो अलग अलग शुगर कैन की प्रोसेसिंग से ऑब्टेन किया जा सकता है, या फिर अलग अलग सोर्सेज जैसे कि राइस हो गया, मेज हो गया, व्हीट हो गया, अलग अलग वेजिटेबल, वहां से भी जो है इथेनॉल को प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो भारत ने देखिए 2021 में मेंशन किया था कि भारत 20% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग को 2030 तक हासिल कर लेगी। तो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को हम लोग E20 भी लिख सकते हैं। लेकिन नीति आयोग ने यहाँ पे एक रोड मैप को थोड़ा सा और एडवांस किया है कि डेडलाइन यहाँ पे दिए गए हैं 2025 तक, यानी कि 2025 तक भारत जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग में 20%, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में भारत 20% जो है इथेनॉल को ब्लेंड करेगी। तो इसके लिए यहाँ पे टारगेट लिए गए हैं। तो एक जाहिर सी बात है, अगर 20% तक पेट्रोल में इथेनॉल को ब्लेंड किया जा सकता है तो यहाँ पे ऑयल की इंपोर्ट को और भी कम किया जा सकता है, उससे अलग अलग खर्चों में भारत इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज के पैसे भारत के बच जाएंगे। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जितना टारगेट आएंगे फार्मर्स के पास, डिमांड आएगी, यहाँ पे फार्मर्स की इनकम और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दो बेनिफिट है। तो बेनिफिट को ही एक्सटेंड करके थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो इथेनॉल जब बर्न होता है तो ये नील कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ती है, तो पोल्यूशन की मात्रा काफी कम हो जाएगी यहाँ पे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे इथेनॉल को ब्लेंड कर दिया गया, तो जो लेफ्ट ओवर रेसिड्यू है, तो उस लेफ्ट ओवर रेसिड्यू से जो है इथेनॉल को बनाया जा सकता है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जो क्रॉप्स को
निकालने के बाद जो यहाँ पे स्टेबल होती है उसको बर्न किया जाता है, और ये बहुत ही बड़ा इशू है। और अगर बात करेंगे यहाँ पे, भारत पूरे विश्व में 13% जो है ग्लोबल एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको जो है बहुत हद तक कम किया जा सकता है। 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट, जैसे कि सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्रोजेक्ट, जो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल प्रोजेक्ट है, जो इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है मोलासिस यानी कि गुड़ से, लेकिन जो सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्रोजेक्ट है जो अलग अलग शुगर कैन से हो गई, यहाँ पे राइस व्हीट उसके बाई प्रोडक्ट से हो गई, यहाँ पे अलग अलग व्हीट जैसे कि यहाँ पे मेज हो गई, अलग अलग वेजिटेबल उसके बाय प्रोडक्ट से भी जो है इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो उसको हम सेकेंड जनरेशन इथेनॉल बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब भी इथेनॉल को ब्लेंड किया जाएगा तो ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम एमिट पे रोका जा सकता है, तो उसके हिसाब से भारत जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को भारत काफी हद तक कम कर सकता है, और इसमें 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल भारत कम कर सकता है। तो 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का मतलब है कि 63,000 गाड़ी को रिप्लेस कर दिया, यानी कि 63,000 कार जो है हर साल जितने कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं उसको रोका जा सकता है। विश्व के अलग अलग देशों में अगर देखा जाए, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन काफी देशों में जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग को बहुत हद तक अपना लिया है। उसमें सबसे ऊपर जो है अगर बात करेंगे ब्राजील, तो ब्राजील ने 2021 में एक्चुअली एक टारगेट लिया था कि 18 से लेके 27.5% की रेंज तक इथेनॉल को ब्लेंड किया जाएगा, और 2021 तक ब्राजील ने इसकी टारगेट 27% जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग उसको अचीव कर लिए हैं। लेकिन देखिए इसमें कुछ कुछ चैलेंजेस भी है। पहला चैलेंज है कि लेस प्रोडक्शन, यानी कि इथेनॉल की जो प्रोडक्शन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि E10 यानी कि 10% ब्लेंडिंग, E20, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए कि जितना भी यहाँ पे सप्लाई होनी चाहिए उतना सप्लाई नहीं हो पा रही है। अभी तो फिलहाल इथेनॉल जो है 5% के लिए भी भारत तैयार नहीं है। बहुत ह्यूज अमाउंट में जो है शुगर कैन, व्हीट, राइस इसके बाय प्रोडक्ट की जरूरत है, लेकिन भारत उसके लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात है कि जब भी ऐसे प्रोडक्ट्स की खेती की जाएगी, फार्मिंग की जाएगी, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा पानी की आवश्यक होगी, जिसका प्रभाव जो है अगर देख सकते हैं आप यूएसए, ब्राजील या फिर अलग अलग देशों में पड़ रहा है। यहाँ पे उनकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग लेवल की डेवलप नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए भारत ने ऐसे कर भी दिया, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग भारत के पास ऐसी टेक्निक नहीं है कि उसको यूज किया जा सके। हम लोग जो है मेनली ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पजेस। तो ऐसे लेवल पे फार्मिंग रिगार्डिंग द इथेनॉल के लिए अगर कल्टीवेशन के लिए फार्मिंग करने हैं तो वो काफी चैलेंजिंग एक सिचुएशन हो सकता है। शुगर कैन अवेलेबिलिटी, अगर देखिए भारत 20% ब्लेंडिंग रेट को हासिल करना चाहती है, तो जितना नेट स्वर्ण एरिया है उसका 1/10 सिर्फ शुगर कैन की ही खेती करनी पड़ेगी। यानी कि मान लीजिए कि भारत के पास जितना जमीन है उसका 10% की खेती सिर्फ शुगर कैन का ही करना पड़ेगा, और बाकी सारे जो क्रॉप्स हो गए, राइट हो गई, व्हीट हो गई, मेज हो गई, अलग अलग वेजिटेबल्स हो गई, यहाँ पे देन मस्टर्ड हो गई, कॉटन हो गई, ये सब में काफी हद तक कम हो जाएगा, जिसका प्रभाव क्या हो सकता है कि इंडिया की फूड डाइवर्सिटी या इंडिया की एग्रीकल्चर पे पड़ सकता है। हैंडलिंग इश्यूज, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इथेनॉल हाईली फ्लेमेबल लिक्विड है जो यहाँ पे सेफ्टी डिमांड करती है, उसको अगर कैजुअली रखा गया तो वहां से जो है आग लग के डिजास्टर्स सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, तो इसको भी बहुत ही एक टेक्निकली सेफ एनवायरनमेंट में रखने होंगे। तो देखिए यहाँ पे काफी सारे पॉइंट निकल के आते हैं। तो एक चीज जाहिर सी बात है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ यूज करने वाली जो पेट्रोल होगी, तो उस पेट्रोल के लिए इंजन, एक अलग अलग इंजन की जरूरत पड़ेगी। अगर भारत कल को जो है 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग, तो आपकी गाड़ियों की इंजन यहाँ पे अलग होनी पड़ेगी। तो एक चीज वो होती है, तो उसको भी भारत को सोचना होगा। डेफिनेटली यहाँ पे जो है अलग अलग सोर्सेस अदर देन शुगर कैन, यहाँ पे राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हो गए, उसके जो स्टबल्स हो गए, उससे भी यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए सोचना चाहिए, ताकि क्रॉप्स के डाइवर्सिटी पे इफेक्ट ना पड़े। दूसरी बात अगर बात करेंगे हम अदर देन इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में सोचेंगे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत ही ऑल्टरनेटिव, अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जो है प्रोडक्शन करनी होगी पावर को। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो है थर्मल जो प्रोडक्ट यानी कि कोल को जला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है और उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल से गाड़ियों को चार्ज किया जा रहा है, तो ये कुछ फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से अगर जो है यहाँ पे बात करेंगे, अगर
पावर को प्रोड्यूस किया जाए और उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज किया जाए, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो काफी हद तक कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को कंट्रोल किया जा सकता है और ऑल्टरनेटिव एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन यहाँ पे देखा जा सकता है। लेकिन मेन चीज देखिए यहाँ पे हाईली टेक्निकल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरी तरीके से अगर देखेंगे कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के साथ यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए एक रोड मैप बना के एक इंपॉर्टेंट तरीके से पूरी रोड मैप को फॉलो किया जाए और उसके हिसाब से उसकी आउटकम को भी एनालाइज किया जाए। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट, जहां पे भारत के प्रधानमंत्री ने अपने इंडिपेंडेंस डे के दौरान इसको मेंशन किया है कि भारत ने 10% की जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की टारगेट उसको हासिल कर लिया है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।